सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो ऑफ रेनेगेट इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। फिर मैं आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले एक एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर से देख लो, वरना यहाँ इस कमाल के एपिसोड में तुम्हें बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, हमारे इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पे लास्ट पार्ट एंड हुआ था। एंड गाइस, आज के इस चैप्टर में तुम्हें ना भर भर के मजा आएगा। मैं तुम्हें ज्यादा स्पॉइल नहीं करना चाहती, तो अब चलो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, हमारे इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पे लास्ट पार्ट एंड हुआ था और हमने देखा था कि यहाँ पे हमारे वांग लिन ने फाइनली अपने सोल लैशर को अवेकन कर लिया था, जिसके चलते यहाँ पर उस स्कैटर्ड थंडर क्लैन का जो लीडर था ना, इसके होश उड़ चुके थे। लिटरली वांग लिन ने इसे मजबूर कर दिया था कि वो अपने जो पीक हेवेंस ब्लाइट की जो कल्टीवेशन है ना, इसको तक यूज करे। इस दौरान वांग लिन ने इसे बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था, यानी कि रेड स्वॉर्ड से किया गया वो अटैक और फिर जियो रियलम का वो जो तड़का लगा था ना, मतलब मजा ही आ गया। साथ ही हमने देखा था कि वांग लिन ने कैसे बाकी के जो एंशिएंट थंडर ड्रैगन्स थे ना, उनका जो सोल फॉर्म था, जो बचा हिस्सा था, उसको भी उसने डिवोर कर लिया था, जिसके चलते उसकी कल्टीवेशन भी बूस्ट होने वाली थी। बट इसके लिए वांग लिन को एक ठीक ठाक जगह चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर इस लीडर के चलते वांग लिन यहाँ से हिल नहीं पाता। साथ ही वो जो मिस्टीरियस सा थर्ड स्टेप का कल्टीवेटर था, हम एंड में उससे भी देखते हैं जहाँ पर वो इन दोनों के बैटल का ऑब्जर्व कर रहा था और फिर वो हंसते हुए कहता है कि लगता है कि मैं बिल्कुल सही वक्त पे आया हूँ। और आगे सो होमीज, हमारे इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वांग लिन और यहाँ पे ये जो एल्डर था, दोनों एक दूसरे की तरफ टूट पड़ते हैं। लेकिन वांग लिन जानता था कि फिलहाल के लिए इसकी कल्टीवेशन बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि क्यों ना मैं इसे घसीटते हुए सीधा 7 मिलियन वर्ल्ड के पास ले जाऊं, जहाँ पर इसके लिए हमने असली जाल बिछा के रखा है। इस दौरान वो जो लीडर था ना, वो अपने ब्लड का यूज करके एक लाइटनिंग बोल्ट को क्रिएट करता है, और जो की काफी तगड़ी वाली लाइटनिंग थी, और सीधा यहाँ पे वांग लिन की तरफ अटैक करता है। लेकिन वांग लिन क्योंकि अपने सोल लैशर को आगे कर देता है, साथ ही अब इसका थंडर नेट भी आगे बढ़ता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत इजीली इसके इस अटैक को वांग लिन काउंटर तो कर लेता है, लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका असली प्लान तो कुछ और था। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो चिल्लाते हुए कहता है अब तुम मरेगा, और तभी यहाँ पर वो अपने उसी खतरनाक से स्पेल को यूज करता है, जहाँ पर कि उसकी काफी सारी विटिलिटी, उसकी काफी सारी लाइफ स्पैन जा चुकी थी, और पलक झपकते वो अपनी 600 साल की जो लाइफ स्पैन है उसे दे देता है। और यहाँ पर जैसे ही वो एनर्जी ड्रेन होती है, उसके सामने स्पेस से एक गोल्डन कलर की एनर्जी यहाँ अपीयर होती है, जो कि धीरे धीरे एक्सपैंड कर जाती है, और यहाँ पे दिखने में ये किसी एंशिएंट कंपास जैसा लग रहा था। और तभी हम देखते हैं कि जो 600 साल से ज्यादा की जो लाइफ टाइम यहाँ पे जैसे ड्रेन हुई थी ना, धीरे धीरे करके वो जो व्हाइट कलर का गैस है वो इस पूरे के पूरे कंपास के अंदर जाने लगता है। अब कंपास यहाँ पे ट्रिगर होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ ये जो लीडर था, ये अपने होली लैंड का वो जो लाइटनिंग स्ट्राइक थी ना, उसे भी जैसे कमांड कर रहा था। और अब इनके क्लैन का जो एंशिएंट ट्रेजर है, जब वो यहाँ पे आ चुका है, तो उसके चलते वो जो लाइटनिंग थी उसे भी अब रहा नहीं जाता, तो वो भी अब वांग लिन के ऊपर चार्ज करने के लिए यहाँ पर इस लीडर की कमांड पे इसके पास आने लगता है। वांग लिन समझ चुका था कि ये सही मौका है। वांग लिन यहाँ पे स्माइल करते हुए यहाँ पे उसी टोकन का यूज करता है, और अब क्योंकि ये जो लीडर था वांग लिन को मारना चाहता था, तो वो भी उसका पीछा करने लगता है। वांग लिन धीरे धीरे करके वॉइड के साथ जैसे फ्यूज होते हुए उस टोकन के जरिए से 7 मिलियन वर्ल्ड के उसी एरिया में पहुंच जाता है जहाँ पे इन लोगों ने जाल बिछा के रखा था। इस दौरान हम देखते हैं कि जब वांग लिन का पीछा करते करते वो लीडर और वो जो थंडर लाइटनिंग आती है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो स्प्रिट था ना, वो तो पलक झपकते ही वांग लिन की मदद से यहाँ पे उस थंडर को तो पूरी तरीके से कोलैप्स करा देता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जब इतने ज्यादा क्रूशियल इंजरीज के साथ वो जो स्कैटर्ड थंडर क्लैन का जो लीडर यहाँ पे आता है ना, तो उसके होश ये देख के उड़ चुके थे कि इसके सामने वही बंदा है जिसे कि उसने काफी सालों पहले देखा था, यानी कि वही दाओ स्प्रिट। और यहाँ पे वो उसे देख कर स्माइल करता है और फिर कहने लगता है कि तो बताओ हमारे जाल में फंस के तुम्हें कैसा लग रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो लीडर था वो तो पूरी तरीके से स्पीचलेस हो चुका था, और उसे लगा नहीं था कि जिस बंदे को उसने रहम खा के छोड़ दिया था कि आगे चल के ये मेरे लिए काफी सारे रिचुअल लाइटनिंग को अपने अंदर क्रिएट करेगा, वो बंदा अब तक सर्वाइव कर गया, और इस हद तक की कल्टीवेशन इसकी कैसे पहुंच सकती है। लेकिन यहाँ पे वो जो दाओ स्प्रिट था ना, उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि मैंने तुम्हें ही मारने के लिए ना, तुम्हारे इस वर्ल्ड को मारने के लिए मैंने उस हेटरेट के साथ ना तुम्हारे लिए एक स्पेल को क्रिएट किया है, और आज तुम इसका मजा चखोगे। ये कहते साथ ही वो काफी सारे सीलिंग स्टैम्प्स को बाहर निकालता है और कहने लगता है कि ये मेरा वो स्पेल है जिसे कि मैंने 7 मिलियन सेलेस्टियल सीलिंग स्टैम्प का नाम दिया है। यहाँ पे काफी सारे छोटे छोटे हवा में फ्लोट होते हुए फ्रेगमेंट हमें नजर आते हैं, जिसे देखकर इस लीडर की आंखें फटी की फटी रह जाती है, और वो मन में कहता है कि ये तो बिल्कुल 7 मिलियन वर्ल्ड जैसा है। एंडर समझ चुका था कि अब डू और डाई का बैटल आ चुका है, तो वो यहाँ पर वापस से अपनी लाइफ स्पैन को सैक्रिफाइस करके एक और बार उस एंशिएंट ट्रेजर का यूज करता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वापस से वो अपनी लाइफ स्पैन को सैक्रिफाइस करना शुरू कर देता है। और इस
बार तो उसने पहले से दुगनी तादाद में अपनी लाइफ स्पैन का यूज किया था। इस बार भी हम देखते हैं कि बिल्कुल पहले जैसा ही होता है। वो कंपास आता है, हर एक चीज को लेता है और यहाँ पे उसके पावर को ड्रेन करते साथ ही यहाँ पर वापस से एक पावरफुल स्पेल को वो उसे दे रहा था। लेकिन इस बार क्योंकि इसके लाइफ स्पैन की पावर ज्यादा थी तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक फॉगी सा बैरियर बनने लगता है। लेकिन इसमें मानो इस कदर का प्रेशर था कि हर एक चीज को ये काफी तेजी से पीछे की ओर ढकेल रहा था, यानी कि किसी की बॉडी से उसका ओरिजिन सोल भी इस प्रेशर के चलते वो बाहर निकाल सकता है। लेकिन तभी वांग लिन को ऐसा लग रहा था मानो कि जैसे इसके ओरिजिन सोल को कोई फोर्सफुल इसकी बॉडी से निकाल रहा था। पर तभी वांग लिन यहाँ पे उसी रिवर्सिंग द हेवन को यूज करता है, यानी कि वही स्पेल जिसके चलते आप किसी भी चीज को अपसाइड डाउन पूरी तरीके से बदल सकते हो, यानी कि उसे रिवर्स भी कर सकते हो। बस फिर क्या, यहाँ पे जैसे ही ये चीज वो करता है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो दाओ स्प्रिट था ना वो यहाँ पे स्माइल करते हुए वांग लिन की तरफ देखता है, कहने लगता है बहुत अच्छे, और तभी इसे ओपनिंग मिल जाता है। इस दौरान वो यहाँ पर काफी सारे मार्किंग्स को क्रिएट करता है। वांग लिन भी सीधा आगे बढ़ता है और दोनों मिलकर साथ में अटैक करते हैं। अब क्योंकि अपसाइड डाउन सब कुछ चेंज हो गया था तो ये जो लीडर था बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था कि आखिर अभी हुआ क्या। पर तब तक हम देखते हैं कि यहाँ पे वांग लिन और उस दाओ स्प्रिट ने अपना कंबाइन अटैक किया था। एक तरफ से दाओ स्प्रिट के काउंटलेस मार्किंग्स आगे आते हैं तो उन्हीं के बीच में हम वांग लिन का वही गोल्डन पाम अटैक देखते हैं कि यानी कि वॉर्ड स्प्रिट का। और जैसे ही ये अटैक उसे पड़ता है तो भाई यहाँ उसका ना छाती ऐसे खुल सी जाती है, काफी सारा खून निकलता है। पर तब तक वो यहाँ पर अब तक की जमा की गई सारी थंडर पावर्स को एक साथ अनलीश करता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि उसके पास एक नहीं दो नहीं बल्कि 6 ट्रू थंडर्स मौजूद थे और ये अलग अलग टाइप की थी। जहाँ पे हम देखते हैं कि स्पिरिचुअल थंडर से लेकर अर्थ थंडर, दाओ थंडर, मैग्नेटिक थंडर और ऐसे ही हेवनली थंडर और ओरिजिन थंडर। यहाँ पे थंडर्स जो कि 6 अलग अलग टाइप की थी एक साथ भाई साहब कड़कते हुए यहाँ पे अपीयर होते हैं और जो कि उसका जो थंडर मार्क था उससे अपीयर होते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं इस हद तक तो ये जो लीडर था ये काफी ज्यादा इंजर्ड था, लेकिन उसने अपनी अब तक की सारी जमा पूंजी को निकाल चुका था। वांग लिन इस 6 थंडर को देखकर समझ आता है कि स्पेल बहुत तगड़ा है और तभी वो उसी दाओ स्पिरिट की तरफ देखकर आंखों में उससे कहने लगता है कि कहाँ गया तुम्हारा कॉन्फिडेंस। तभी हम देखते हैं कि जो दाओ स्पिरिट था वो यहाँ पर अपने एक स्पेल का यूज करता है और एंडलेस अमाउंट में उसके पास डिस्ट्रक्शन फोर्स आने लगते हैं। लेकिन इस दौरान वो काफी ज्यादा इमोशनल था, पर वो कहने लगता है कि मैं अपने सारे के सारे क्लोन्स को एक्सप्लोड करा के भी तुम्हें तो मार के रहूंगा। वांग लिन जब उसका ये पागलपन देखता है ना तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि वांग लिन के पास फिलहाल बस उसका एक ही क्लोन है और ऐसे ही इसने अपने न जाने कितने क्लोन्स बनाए। 2000 साल से भी ज्यादा उसके क्लोन्स हर जगह कल्टीवेट करते रहे, लेकिन आज वो उन्हें उनकी कल्टीवेशन के साथ एक्सप्लोड करा रहा है। वांग लिन बस देख रहा था। तो अब वांग लिन मन में ठानता है कि अगर ये ऑल आउट जा रहा है तो मैं भी इसे नहीं छोड़ने वाला। यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे के सारे फोर्स को गैदर करते हुए वो जो दाओ स्पिरिट था वो सीधा यहाँ पे 6 थंडर्स को काउंटर करने के लिए आगे करता है। लेकिन यहाँ पे फोर्स काफी तगड़ा था, लेकिन वो लीडर भी कमजोर नहीं था। वो इमीडिएटली सबको अपने कंट्रोल में लेते हुए कहता है कि मैं खुद इन 6 थंडर के जरिए से तुम दोनों को निपटाऊंगा। और अब एक हाथ से वो वांग लिन को निपटाने के लिए आगे बढ़ता है, जिसके जरिए से वो 6 थंडर्स को भी कंट्रोल कर रहा था। तो वही अपने डिस्ट्रक्शन फोर्स को गैदर करते हुए दाओ स्पिरिट भी इसकी तरफ बढ़ रहा था और वांग लिन से चिल्लाते हुए कहता है कि फेलो कल्टीवेटर बस एक आखिरी बार, जिसके बाद इसका चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा। इस दौरान वांग लिन की आंखों में भी मैडनेस छा जाती है। वो यहाँ पर अपने सारे डिफेंसिव स्पेल को एक्टिवेट कराते हुए इसकी तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन वांग लिन जानता है कि एक थर्ड स्टेप के कल्टीवेटर को सिर्फ थर्ड स्टेप के किसी स्पेल के जरिए से ही हराया जा सकता है। फिलहाल वांग लिन के पास इस वक्त बस एक ही ऐसी चीज है जो कि इस बंदे को रोक सकती है और वो है इसका जॉस फ्लेम। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन इमीडिएटली अपने डिवाइन सेंस के जरिए से अपने बनाए गए वर्ल्ड में कमांड करता है और जैसे इसका कमांड सबके कानों में जाता है ना तो यहाँ पर इंटेंस अमाउंट में जॉस फ्लेम जो है वो भर के बन रहा था। वांग लिन का अभी भी प्लान यही है कि मैं कभी भी इसे कल्टीवेट तो नहीं करने वाला, लेकिन जब बन रहा है तो इसे मैं अटैक के तौर पे तो यूज कर सकता हूँ ना। जैसे कि हमें पता है कि जब कोई कल्टीवेटर अपने ओरिजिन एनर्जी से अटैक करता है तो वो कितना तगड़ा वाला होता है। तो थर्ड स्टेप के कल्टीवेटर के लिए जॉस फ्लेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो है ये अटैक और डिफेंस दोनों में काम आता है। बेसिकली यहाँ पे वांग लिन इसे एक डिफेंस के तौर पे यूज करता है और यहाँ पे जो 6 लाइटिंग उसकी तरफ चार्ज करती है, सीधा जैसे ही जॉस फ्लेम इनके सामने आता है ना तो वो लीडर भी एक पल के लिए वांग लिन की तरफ हैरानी से देख रहा था कि ये थर्ड स्टेप पे पहुंचा नहीं तो आखिर इसके पास ये कहाँ से आया। पर तभी यहाँ पे जैसे ही दोनों चीजें आपस से टकराती है तो एक जोरदार एक्सप्लोजन के साथ दोनों चीजें ही गायब हो जाती है। पर तब तक वांग लिन का ये जो एंडलेस जॉस फ्लेम है ये वापस से बनने लगता है। वांग लिन अब इसे वापस से यूज करता
है, लेकिन जिसे देखते साथ ही वो लीडर अब यहाँ से उल्टे पैर भागने की सोच रहा था। लेकिन होता है ना कि एक प्राइड कि यार मैं इतना बड़ा कल्टीवेटर हूँ, मैं कैसे भाग सकता हूँ। इसी के चलते वो ऑन द स्पॉट ही अपने आप को सेक्रीफाइस करके अब यहाँ पे एक आखिरी अटैक को प्रिपेयर करता है, जिसके चलते वो यहाँ पर जो इनका होली थंडर है उसे अपने आधी से ज्यादा लाइफ स्पैन को वो दे देता है। बदले में बस इस वर्ल्ड को पूरी तरीके से मिटाने की मांग करता है। तभी यहाँ पे उसकी आधी लाइफ स्पैन को ले लिया जाता है और धीरे धीरे करके इसकी जो बॉडी है ये पूरी मरने के कगार तक पहुंचने लगती है। और तभी जो इनका लाइटनिंग था ना, जो इनका सालों का ट्रेजर है, जो कि हमेशा होली लैंड के टॉप पर ऐसे लहराता हुआ नजर आता है, जो कि इस वक्त बाहरी दुनिया में मौजूद था, अचानक से वाइट को चीरते हुए वो यहाँ आता है। ये देखकर दाओ स्पिरिट वांगलिन की तरफ देखकर स्माइल करता है, लेकिन उसका चेहरा काफी ज्यादा उदास लग रहा था। और तभी वो यहाँ पे 100 मिलियन लाइफ फॉर्मेशन ऑफ 7 मिलियन वर्ल्ड नाम के एक स्पेल को कास्ट करता है और वांगलिन से कहता है कि मैंने इसी स्पेल के दम पे तुमसे कहा था कि मैं 70% श्योर हूँ कि मैं इसे मार दूंगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि अचानक से उसकी बॉडी जैसे यहाँ से डिसअपीयर होने लगती है, वो पूरी तरीके से जैसे यहाँ पे कहीं गायब सा हो जाता है और अगले ही पल वांगलिन फील कर पाता है कि अचानक से यहाँ पर जो है लोगों का जो ऑरा है वो बढ़ रहा है। और यहाँ असल में हमें बताया जाता है कि बीते 2000 साल से भी ज्यादा वक्त के लिए जो दाओ स्पिरिट था ना, उसने अपने काफी सारे डिसाइपल्स बनाए, उन्हें सबको पूरी सच्चाई बताई। बहुत से लोगों ने यकीन किया, बहुत से लोगों ने किया भी नहीं, लेकिन जिन्होंने यकीन किया उन्होंने आगे और लोगों को बताया, अपनी जनरेशन को बताया, और जो भी कल्टीवेट करते गए उन्हें यही बताया है कि कभी भी अपनी कल्टीवेशन को रिवील नहीं करना है, हमें हमारी कल्टीवेशन को बचा के रखना है, सील करके रखना है एक ऐसे वक्त के लिए जब हम जो बाहर के लोग हैं ना, जिन्होंने हमें बस फार्मिंग के लिए यूज किया है, उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे, उनके वर्ल्ड को और उनके लीडर को हम डिस्ट्रॉय करके रख देंगे। और यहाँ ये जो हेवन डिफाइंग नेचर था ना, एकदम से जैसे फट पड़ता है। एक एक करके सभी लोग अपनी बरसों पुरानी दबी हुई कल्टीवेशन को ऐसे एक साथ रिवील करते हैं कि एक ट्रेमेंडियस फोर्स रिवील होता है, जिसे देखकर इवन वांगलिन खुद हैरान था। और तभी यहाँ पर वो जो दाओ स्पिरिट था ना, जो कि यहाँ पर बिल्कुल इनके सेंटर में मौजूद था, जिसकी स्पिरिट सभी को देख रही थी और बस एक ही बात कहती है कि मेरे लोगों, शुक्रिया कि तुम लोगों ने मुझ पर यकीन किया। अभी यहाँ पर उसकी भी जो पावर है वो भी यहाँ पे डिस्ट्रक्शन फोर्स में बनने लगती है। एक ऐसा पावरफुल और ट्रांसपेरेंट बैरियर यहाँ पे बन जाता है, जो कि यहाँ पर आ रही उस लाइटनिंग को, जो कि इन्हें डिस्ट्रॉय करने वाला था, इनके वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने वाला था, उसे रोक देता है। तभी वांगलिन के पास एक सिल्वर कलर की रे ऑफ लाइट आती है, जो कि धीरे धीरे करके एक गोल्डन स्वॉर्ड का फॉर्म ले लेती है। और तभी वांगलिन के कान में उसे स्पिरिट की आवाज आती है और वो वांगलिन से कहने लगता है कि फेलो कल्टीवेटर, मैंने तुम्हारे अंदर वही नेचर देखा जो कि बीते 2000 सालों से भी ज्यादा वक्त के लिए मेरे अंदर है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे लोगों की इस आखिरी उम्मीद को तुम थामो और यहाँ इस लीडर को खत्म करके हमें आजाद कर दो। भले ही हम मारे जाए, लेकिन गुलामी की जिंदगी हमें नहीं चाहिए, हम आजादी के साथ मरना चाहते हैं। वांगलिन एक अलग ही रिस्पेक्ट के साथ यहाँ मौजूद सभी को देखता है। वो हवा में था और नीचे वो देख रहा था कि छोटे छोटे कल्टीवेटर्स, फिर चाहे वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेज पे हो या फिर एक्सेंडेंट के स्टेज पे हो, तादाद इनकी लाखों में थी और सभी लोग यहाँ पर अपनी विल पावर का यूज कर रहे थे। बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड भी थे, लेकिन कोई भी यहाँ पे रेजिस्ट करने से बिल्कुल भी नहीं कतरा था। इन सभी में वांगलिन को अपना एक छोटी सी झलक दिखाई देती है कि जब वो हेवन के अगेंस्ट खड़ा रहा था, वांगलिन ब्रीथ को होल्ड करते हुए स्वॉर्ड को टाइटली पकड़ता है और कहने लगता है कि चिंता मत करो, तुम्हारे सामने ही आज ये इंसान मारा जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वांगलिन पहला स्ट्राइक करता है ना, तो यहाँ इतना टेरिफाइंग एनर्जी निकलती है कि यहाँ पर उस लीडर की जो अधमरी बॉडी थी वो यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है। उसकी बॉडी पर लगा हुआ वो आर्मर तो ऑन द स्पॉट ही डिस्ट्रॉय हो चुका था, लेकिन यहाँ पर वो सोचने लगता है कि मुझे यहाँ से निकलना होगा। एक बार मैं मेरे क्लैन के पास पहुंच जाऊँ तो मैं किसी मेथड के जरिए से अपनी थोड़ी सी लाइफ स्पैन को रिकवर कर सकता हूँ। लेकिन वांगलिन कहाँ मौका देने वाला था। लेकिन तभी ये बंदा चिल्लाते हुए अपने उन्हीं लाइटनिंग से मदद की गुहार लगाता है, पर तब तक वो जो लाइटनिंग थी उसके अंदर भी एक मैडनेस आ चुका था और अब वो अपना साइज काफी ज्यादा बढ़ा लेता है, जिसके चलते जो बैरियर अब तक इसे अंदर आने से रोक रहा था ये और थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। और यहाँ अंदर की तरफ जिन लोगों की कल्टीवेशन पावर, ओरिजिन एनर्जी इन्हें होल्ड करके रख रही थी, वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। काफी ज्यादा लोग मर चुके थे। वांगलिन फील कर पा रहा था कि कितने लोग उसके पीछे मारे जा चुके हैं। वांगलिन को बहुत गुस्सा आता है। वो वापस से दोनों हाथों से इस बार स्वॉर्ड को होल्ड करता है और जैसे ही वो मारता है ना, तो यहाँ जो सेकंड स्ट्राइक थी वो पहले से थोड़ी कमजोर हो चुकी थी, क्योंकि अंदर काफी ज्यादा लोग ऑलरेडी फर्स्ट स्ट्राइक के चलते मारे जा चुके थे, क्योंकि ये उनकी लाइफ की पावर ही तो थी। और वांगलिन उसके साथ साथ एक और स्ट्राइक को चलाता है। इस दौरान हम देखते हैं कि ये जो बंदा था ये अपने एक एंसेस्ट्रल टेक्निक का यूज करता है, जहाँ पर दो लाइटनिंग अपीयर होती है जिनमें की यिन और यांग की ऑरा थी, लेकिन फोर्थ स्ट्राइक इसे भी पूरी तरीके से काउंटर कर लेता है, जिसका इम्पैक्ट यहाँ पे उस लीडर को भी फील होता है और अब ये पहले से और ज्यादा इंजर्ड था। वांगलिन भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, क्योंकि इसका इम्पैक्ट उसे भी फील हुआ था। यहाँ पे वो लीडर समझ चुका था कि मरना तो तय है, लेकिन जब मरूंगा तो अकेले क्यों मरूं, ये कहना ही था कि तभी वो यहाँ पर कुछ हैंड साइंस बनाता है और तभी वो अपने क्लैन के जो एंशिएंट टाइम से जो थंडर
एसेंस यहाँ पे अब तक स्टोर होता हुआ आ रहा है, जैसे कि ये लोग जॉस फ्लेम की जगह पे यूज करते हैं, वो उसे यूज करना शुरू कर देता है और इसके लिए वो सबसे पहले 10,000 साल की जो लाइफ टाइम है उसे सैक्रिफाइस करने का सोचता है। पर तभी उसे ख्यालात आए कि नहीं, मुझे थोड़ा और लगाना होगा। तो अब वो यहाँ पे टोटल 12,000 साल की लाइफ टाइम को लगा देता है और यहाँ पर इसके सामने काफी सारे लाइट बॉल्स जो है वो क्रिएट होने लगते हैं, जो कि दिखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे छोटे छोटे स्टार्स हो। लेकिन इससे पहले कि ये परफॉर्म कर पाता, वांग लिन का दूसरा स्ट्राइक आके इसके इस अटैक को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देता है और तभी वांग लिन फुल किलिंग इंटेंट के साथ वॉक करते हुए सामने की तरफ बढ़ रहा था। उसके हाथ में वो स्वॉर्ड भी मौजूद थी और वांग लिन के पीछे काफी सारे लोगों की जो सोल्स है वो भी उसे फॉलो करती हुई आ रही थी। सबके अंदर सेम मैडनेस, सेम लेवल का किलिंग इंटेंट नजर आ रहा था और वांग लिन ना इस समय बहुत ज्यादा कूल लग रहा है। वांग लिन जैसे इन सभी की वॉइस बन चुकी है, जितने भी लोग अब तक अपनी जानों को सैक्रिफाइस कर चुके हैं उन सभी की ऑरा वांग लिन फील कर पा रहा था और सभी उसे पुश करते हैं कि आगे बढ़े, उसे मार डालो। इस दौरान वांग लिन चला के एक और बार स्वॉर्ड को मारता है, पर तब तक इसकी जो आधी से ज्यादा बॉडी थी उस लीडर की, वो पहले वाले इम्पैक्ट से ही पूरी तरीके से ऐसे खत्म हो चुकी थी, कुछ था ही नहीं। लेकिन जैसे तैसे ये अपने सोल को लेकर भागने की कोशिश करता है तो उसके सामने 7 मिलियन वर्ल्ड के अब तक के मारे गए जो सोल्स थे ना, जिन्हें कि इन लोगों ने सिर्फ डिवाइन रेवोल्यूशन के नाम पर स्पिरिचुअल लाइटनिंग के लिए फार्म किया था, वो सभी लोगों की सोल इसे अपने हाथों से पुश करते हुए वांग लिन की ओर ढकेलती है। ये नजारा देखकर ये जो लीडर था ना, इसकी ऐसे रूह कांप उठती है। वो यहाँ पर समझ चुका था कि कर्मा किसी को नहीं छोड़ता, पर तभी उसे याद आता कि मेरे क्लैन का वो अटैक, वो स्पेल जिससे कि सभी लोग हमसे खौफ खाते हैं। और इस अटैक की खासियत ही यही है कि अगर इसे कोई यूज करता है ना, तो अगर जिस पे यूज किया जाए उसके अंदर ठीक ठाक पावर नहीं हुई कि वो इसके पावर को हैंडल कर पाए, तो आसपास का वर्ल्ड भी कोलैप्स कर सकता है। यहाँ पे वो लीडर जिसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और अब वो बस अपने ओरिजिन सोल के सहारे था, वो यहाँ पे आखिरी ध्रुव का यूज करता है, जिसके चलते उसे अपने क्लैन मार्क को भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। वांग लिन इस फोर्स को देखकर ही समझ आता है कि कितने खतरनाक लेवल का दाव स्पेल, न जाने वो लोग कौन होंगे जिन्होंने की इस स्पेल को इन्हें दिया होगा। इस दौरान आसपास का पूरा जैसे वर्ल्ड यहाँ पे क्रैक करने लगा है। 80% से ज्यादा ये पूरा का पूरा इलाका कोलैप्स कर चुका था और तभी वांग लिन अपनी आंखों को बंद करता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो विंड सेलेस्टियल रियलम में उसे वही मिस्टीरियस सा जो गेट मिला था जहाँ पर से उसने अपने सेकंड स्पेल को बनाया था, तो वांग लिन इमीडिएटली उसे यहाँ पे आजमाता है और ऐसे करते हुए वांग लिन उस स्पेल के सामने वक्त को 1500 साल जैसे पीछे रिवर्स कर देता है। और जब ये कर रहा था तो वांग लिन इसी दौरान इस स्पेल को कास्ट करते हुए स्वॉर्ड को भी चला देता है और अब हम देखते हैं कि ये जो बंदा था ना, ये लीडर, ये बिल्कुल मरता क्या नहीं करता वाली सिचुएशन में पहुंच चुका था और अब वो यहाँ पर गिड़गिड़ाना शुरू कर देता है अपने उसी इटर्नल थंडर के सामने। वही थंडर जिसका ये खुद को स्लेव बताता है, जो कि अभी तक उस बैरियर को पेनिट्रेट करके नहीं आ पाया, लेकिन इतने पावरफुल स्लेव को भी वो मरते हुए कैसे छोड़ सकता था। वैसे भी उसे भी तो कोई चाहिए जो कि उसे पूछे, तो यहाँ पर वो अब अपना जलवा दिखाता है और यहाँ पे अपने साइज को मैक्सिमाइज करते हुए सेकंड्स में ही बैरियर को तोड़ते हुए सबसे पहले जो अटैक वांग लिन ने यहाँ पर उस लीडर को मारने के लिए किया था, उसे जाते साथ ही पल भर में ही पूरी तरीके से शैटर्ड कर देता है। लेकिन इस दौरान लाइटनिंग जिसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है, जैसे ही उसने इसे बचाया था ना, तो अगले ही पल पूरे 7 मिलियन वर्ल्ड पर वो कहर बन के टूटता है। और क्योंकि अपने स्लेव को बचाने के चक्कर में इसने स्वॉर्ड स्ट्राइक को काउंटर किया था, तो भाई ये जो लाइटनिंग थी ना, इसकी भी हालत बहुत खराब हो जाती है। तो यहाँ पर ये 7 मिलियन वर्ल्ड को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय तो नहीं कर पाता, लेकिन हाँ एक ऐसा जगह को बना देता है कि जिसके जरिए से 7 मिलियन वर्ल्ड और जो बाहर की दुनिया है इनके बीच अब कोई गैप नहीं बचता और इसके इम्पैक्ट से आधे से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। इस दौरान ये जो लाइटनिंग थी वो जाने से पहले और तेजी से गरजती है और तभी इसमें हमें 2 आंखें दिखाई देती हैं जो कि वांग लिन की तरफ देख रही थी और तभी वो लाइटनिंग रेजिस्ट करना छोड़ देती है और यहाँ पे अपने स्लेव को इनके हाथों छोड़कर खुद को रिकवर करने के लिए चला जाता है। इस दौरान हम दाओ स्पिरिट को भी देखते हैं जो कि इंजर्ड था लेकिन जिंदा था और वो खुश था कि फाइनली उसने दोनों रियलम के बीच का जो बैरियर था ना, इसे कम्प्लीटली हटा दिया है। अब उसके जो सर्वाइव किए हुए लोग हैं वो लोग अब इन्हीं सेलेस्टियल, जिन्हें कि वो लोग अब तक पूछते हुए आए थे, इनके साथ इक्वल वाली जिंदगी जी सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो दाओ स्पिरिट था, ये जैसे उस लीडर की तरफ मुड़ता है तो वो पाता है कि वांग लिन ने ऑलरेडी सोल नैशर के जरिए से इसकी सोल को ना अपनी ऐसे मुट्ठी में पकड़ के रखा था। इसी के साथ वांग लिन इसे रख लेता है क्योंकि वांग लिन जानता है कि इतने बड़े नाम को मैंने अगर गिराया है तो मुझे इससे काफी सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे लोग जब इस वर्ल्ड में पहली बार आते हैं ना, तो उनके अंदर काफी ज्यादा गुस्सा भी होता है, साथ ही वो लोग इमोशनल भी होते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं कि उनका वो घर जिसे कि इतने सालों तक वो अपना असली घर समझ रहे थे, वो तो बस इनकी बनाई हुई एक छोटा सा जाल था। इस दौरान वांग लिन दिमाग लगाता है कि ताओ शेन कभी भी मेरे पीछे आ सकता है, तो मुझे अगर स्ट्रॉन्ग बनना है तो मुझे हर हाल में वो जो इटर्नल थंडर था जो कि इंजर्ड होकर यहाँ से वापस गया है, उसे हर हाल में डिवोर करना ही होगा। यहाँ पे जब वांग लिन के प्लान के बारे में दाओ स्पिरिट को पता चलता है तो उसे खुश होकर काफी अमाउंट में काफी सारे स्पिरिचुअल थंडर को अपने पास से निकालते हुए कहता है कि ये मैं
मैंने इन लोगों को मार के हासिल किया था जब आप बाहर जाके फाइट कर रहे थे। वांग लिन इन्हें रख लेता और कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में एक फ्रेंडशिप जैसा रिलेशनशिप बन चुका था, क्योंकि दोनों का इंटेंट बिल्कुल सेम है। दोनों ही हेवन के अगेंस्ट रेजिस्ट करते हैं, दोनों ने ही हार नहीं मानी। और अब दोनों के मन में एक और सवाल पैदा होता है कि क्या हम जिस वर्ल्ड को अपना अभी फाइनल वर्ल्ड समझ रहे हैं, क्या ये आखिरी वर्ल्ड है या फिर ये भी किसी के बनाया गया है? ऐसा पिंजड़ा है कि जिसके बाहर एक और पिंजड़ा मौजूद है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ताओ स्पिरिट था ना, वो वांग लिन से काफी ज्यादा इंप्रेस था और कहने लगता है कि मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। अब यहाँ पर ये लोग जाते हैं स्कैटर्ड थंडर क्लाइंट के पास, जहाँ पे दोनों फार्मिंग करने वाले हैं। वांग लिन इनके उसी इटर्नल थंडर को पूरी तरीके से डिवोट करेगा और ये यहाँ पे इन लोगों से अपने लोगों की मौत का बदला लेगा। दोनों यहाँ पे पहुंच जाते हैं इस दौरान, क्योंकि वांग लिन के अंदर जो थंडर एनर्जी है काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो वांग लिन के सिंगल कमांड से ही थंडर लेक का जो ड्रैगन है वो बाहर आता है और वो पूरे के पूरे थंडर लेक की मानो सारी की सारी थंडर एनर्जी को भी अपने अंदर समा लेता है। यहाँ पे ये देखकर तो आसपास के लोग पूरी तरीके से दंग रह जाते हैं और यहाँ पे थंडर ड्रैगन का एक सिंगल स्ट्राइक ही इनके जो प्रोटेक्टिंग बैरियर था उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। और तभी वांग लिन इन लोगों को सारी बात भी बता देता है कि कैसे इनके लीडर को वांग लिन ने बुरी तरीके से मारा है। उसकी इंजर्ड सोल अभी भी मेरे पास है और तुम्हारी ये जो इटर्नल लाइटनिंग है ना, इसे मेरे ही अटैक ने बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया है और जो कि इस वक्त मुंह छुपा के अंदर बैठा होगा। यहाँ पे सभी के खून में से आग सी लग जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ लोग तो आते साथ ही वांग लिन पे हमला करने जाते हैं, लेकिन वांग लिन इनको सबूत के तौर पर इनके जो लीडर है उसकी अधमरी सोल को इनके सामने लाके फेंक देता है। और जैसे इसके अधमरी सोल को ये देखते हैं ना, तो सब के सब स्पीचलेस हो जाते हैं और अब सभी लोग वांग लिन से खौफ खाते हैं। और वांग लिन इन सभी को दाओ स्पिरिट के भरोसे छोड़कर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उनमें से एक बंदा वांग लिन पे चार्ज करता है, लेकिन वांग लिन का एक शॉर्ट स्ट्राइक इसके ओरिजिन सोल समेत इसे पूरी तरीके से निपटा देता है। अब वांग लिन सीधा ऊपर की तरफ देखता है और मन में कहता है इटर्नल थंडर मैं आ रहा हूँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन जो कि बहुत ही ज्यादा क्लोज पहुंच चुका था उस इटर्नल थंडर के, लेकिन जैसे इटर्नल थंडर वांग लिन को फील करता है उसकी ऑरा को, तो वो यहाँ पे एक मिस्टीरियस टाइप के पोर्टल को क्रिएट करता है और उसके अंदर से वो यहाँ से पूरी तरीके से डिसअपीयर होने लगता है। लेकिन जाने से पहले वो अपने साइज को काफी ज्यादा श्रिंक कर चुका था, ताकि जितनी छोटी लाइटनिंग होगी उतना ही कम उसे एफर्ट लगाना होगा उस पोर्टल को बनाने में। पर तब तक वांग लिन यहाँ पे आ चुका था और अभी यहाँ पे वांग लिन अपनी पावर का यूज करते हुए उस लाइटनिंग को बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करता है। लेकिन अब ये पोर्टल वांग लिन के ऊपर जैसे अचानक से एक टेरिफाइंग प्रेशर से हमला करता है। वांग लिन समझ आता है ये पोर्टल कभी भी मुझे इस इटर्नल लाइटनिंग को डिवोर करने नहीं देगा, लेकिन मैं भी वांग लिन हूँ, मैं पीछे नहीं हटूंगा। और किसी जिद्दी बच्चे की तरफ वांग लिन यहाँ पे अपनी पावर की मदद से इसे अपनी तरफ तेजी से खींच रहा था। वहीं दूसरी तरफ ये जो पोर्टल था, पोर्टल के उस पार ये जो लाइटनिंग का थोड़ा सा हिस्सा जो कि जा चुका था, वहां से कोई इसे पुल कर रहा था। यहाँ पे वांग लिन का रेजिस्टेंस देखते साथ ही जो फोर्स यहाँ पे आ रही थी ना, अब उसमें एक तेज दहाड़ भी सभी को सुनने को मिलती है। और ये जो दहाड़ थी ना, ये पूरे के पूरे एंशिएंट स्टार सिस्टम में सभी के कानों में जाती है। इसके बाद दो आंखें वांग लिन इस पोर्टल के अंदर देखता है, लेकिन यहाँ वांग लिन तो पूरी तरीके से ताकत लगा के इसे खींचने में लगा हुआ था। इस दहाड़ को भी वांग लिन डिनाई कर देता है, लेकिन वांग लिन के इस रेजिस्टेंस के चलते अब यहाँ पे एक और वॉइस आती है जो कि वांग लिन से कहने लगता है कि जो चीज तुम्हारे हाथों में है तुम इसे कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। बेहतर तुम्हारे लिए यही होगा कि तुम चुपचाप इसे जाने दो, और अगर तुम फिर भी रेजिस्ट करने की कोशिश करते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पे दोबारा मौका नहीं देने वाला। यहाँ पे ये जो आवाज थी ना, इसे सुनकर हम उसे मिस्टीरियस से थर्ड स्टेप के कल्टीवेटर को देखते हैं, जहाँ पर उसके चेहरे की हंसी भी गायब हो जाती है जब उसके कानों में ये आवाज जाती है। मास्टर ब्लू ड्रीम भी जो कि अपनी बेटी कियानमे के साथ बैठे हुए थे, अचानक से वो भी फ्रीज हो जाते हैं और हैरानी के साथ बस यहाँ ऊपर की ओर देखते हैं। इस दौरान हम बाकी के लोगों को भी देखते हैं और सभी थर्ड स्टेप के कल्टीवेटर इस वक्त अपने मन में जो एशियन इंपीरियल कॉन्क्यूबाइन है उन्हें याद करते हैं और कहने लगते हैं कि क्या ये वही चीज है जिसके बारे में उन्होंने हमें सालों पहले आगाह किया था। यहाँ पे हम वांग लिन को देखते हैं जहाँ पर वो इस आवाज को सुनने के बाद भी लगातार उस लाइटनिंग को अपनी तरफ पुल करने में लगा हुआ था, किसी जिद्दी बच्चे की तरह। वहीं दूसरी तरफ हम टाओ शन को देखते हैं, जब उसके कानों में ये आवाज जाती है तो वो भी यहाँ पे हैरानी के साथ कहता है कि आखिर ये औरत इतनी ज्यादा फेमिलियर क्यों लग रही है, और जो भी हो मुझे सबसे पहले इस लेडी को सप्रेस करना होगा जो कि मेरे थर्ड स्टार के अंदर रहकर मुझे ही अपना स्लेव बनाने में लगी हुई है। कोशिश अच्छी है लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। तभी हम देखते हैं कि वो बंदा सामने से कहने लगता है कि तुम इस बार मर के रहोगे। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि उस पोर्टल के जरिए से दो हाथ सीधा उस लाइटनिंग को पकड़ लेते हैं और तभी वो अपनी तरफ से पुल करने लगते हैं। लेकिन वांग लिन जैसे दो हाथों को देखता है तो उसे अब समझ में आता है कि आखिर ये वॉइस उससे क्यों कह रही थी कि इस बार तुम मर के रहोगे, मतलब कि पहले भी मिल चुका है। पल भर में ही वांग लिन की नजरें उसी हाथ पे ठहर जाती हैं। उसे यहाँ पे अपनी एक पुरानी मेमोरी एक दर्द के साथ ट्रिगर होती है और वांग लिन कहता है वानियर। वांग लिन की आंखों में फुल किलिंग इंटेंट पे था, उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन सी लाइटनिंग कौन से लोग क्या, उसे बस इतना पता
लगता है कि ये वही है जिसने कि मेरी वांगलिन को मुझसे अलग किया था। वांगलिन अभी निकालता है अपने स्वॉर्ड को और इस दौरान उसका जीरेलम भी पूरे पीक पे पहुंच चुका था। उसकी कल्टीवेशन भी ऐसे पलक झपकते ही बढ़ते हुए टेम्परेचर के अनुसार इंक्रीज होने लगता है। यहाँ पे वांगलिन कहने लगता है कि तुम वही सो कॉल्ड मैसेंजर हो ना। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये वही मैसेंजर है जो कि वांगलिन से एक बार फाइट कर चुका है। इस दौरान यहाँ पे वो वांगलिन से कहने लगता है कि तुम्हारे अंदर उस एंशिएंट गॉड की ऑरा है तो क्या हुआ, मैंने तुम्हें एक बार छोड़ा है लेकिन अब तुम्हें माफ नहीं करूंगा। लड़के तुम अपनी किस्मत को कुछ ज्यादा ही आजमा रहे हो। पर तब तक यहाँ पे अचानक से वांगलिन के अंदर से जो एंशिएंट गॉड टूसी है उसकी पावरफुल ऑरा बाहर निकलती है, जो कि यहाँ पर इस बंदे को भी कम्प्लीटली शॉक्ड कर देता है। और ये मैसेंजर जो वो हैरानी के साथ वांगलिन की तरफ आंख फाड़े देख रहा था। वांगलिन जो कि अब अपनी फुल पावर को जैसे अनलीश करना शुरू कर देता है, उसका साइज इंक्रीज होता है, उसका किलिंग इंटेंट इंक्रीज होता है और अब तो उसकी कल्टीवेशन भी। वांगलिन की आंखें इस वक्त क्लोज थी। वो यहाँ पे अपनी दोनों आंखों को खोलता है, एक में थंडर मार के एक में डिवोरिंग फ्लेम यानी कि वही ब्लू फ्लेम। वांगलिन के दोनों हाथों में दोनों पावर आ जाती है और इस दौरान वांगलिन के पीछे उसका जो थंडर ड्रैगन और जो उसकी ब्लू वर्मिलियन बर्ड है दोनों यहाँ पे तेजी से दहाड़ मारते हैं। वांगलिन का मैडनेस फुल पीक पे हो चुका था और इस दौरान वांगलिन यहाँ पर अपने वर्मिलियन बर्ड की पावर, एंशिएंट थंडर ड्रैगन की पावर, बैटल इंटेंट सभी को आपस में फ्यूज करता है और उसमें एंशिएंट गॉड की पावर को भी मिलाता है और जिसके बाद वो अपने ब्लडी स्वॉर्ड को भी थाम लेता है। उसका साइज भी एक्सपेंड होता है और सारी की सारी ये जो पावर थी ना ये उस ब्लडी स्वॉर्ड का जो शार्प एरिया था उसमें जाके समा जाती है। इतना पावरफुल ऑरा रिवील हो रहा था कि वांगलिन चिल्लाते हुए कहता है कि तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा और एक तेज दहाड़ के साथ वांगलिन स्वॉर्ड से स्ट्राइक करता है, यानी कि वो तलवार को ही चलाता है ना कि उससे कोई स्वॉर्ड स्ट्राइक रिलीज करता है। और ये जो स्ट्राइक थी ना जिसमें कि पांचों पावर मिली हुई थी ये इतनी ज्यादा टेरिफाइंग थी कि एक अटैक और इसके हाथों के 2 टुकड़े हो जाते हैं। जो खून के स्टेन थे वो वांगलिन के फेस पे जा लगते हैं। वांगलिन आंखें खोल के फिर भी उसे देख रहा था, पल के वो झपकाता नहीं और फिर से उससे कहता है कि तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, तूने मुझसे मेरी वाइफ को दूर किया है। एक और बार वांगलिन मारता है और एक और बार उसके जो बचे कुछ हाथ थे उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। इस दौरान और खून निकलता है और सामने से वो मैसेंजर दर्द के मारे ऐसे चीखता है कि आसपास की पूरी जगह कांप उठती है। यहाँ पे दोनों हाथ कट चुके थे लेकिन उनके बचे कुछ पीसेस को ये अपने पावर की मदद से अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है और वांगलिन तो इसे पूरी तरीके से मिटाना चाहता था लेकिन तब तक मैसेंजर उस पोर्टल को पूरी तरीके से इरेज करते हुए यहाँ से चला जाता है और जाते हुए हैरानी के साथ बस यही कहता है कि तुम्हारे पास ये स्वॉर्ड कैसे आ सकती है। जो सुनकर वांगलिन वापस से इसके ऊपर हमला करने को चाहता है और कहता है कि जहाँ पर भाग के तुम जा रहे हो ना एक दिन मैं वहीं पर आकर तुम्हारी जान जरूर लूंगा। तुम हेवन के मैसेंजर हो या कोई और मुझे फर्क नहीं पड़ता लेकिन मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे क्लैन को मिटा के रख दूंगा। और तभी वांगलिन की नजर उसके कटे हुए हाथ पे जाती है जैसे कि वांगलिन पकड़ते साथ ही रख लेता है और मन में कहने लगता है कि इसे तो मैं बाद में देखूंगा पर फिलहाल के लिए मुझे अपनी कल्टीवेशन को स्टेबल करना होगा। वांगलिन इटर्नल लाइटनिंग को भी अपने पास रख लेता है और तभी बाहर आता है जहाँ पर सभी लोग वांगलिन के सामने थर-थर कांप रहे थे। लेकिन इस दौरान हम उसी ओल्ड मैन को देखते हैं जहाँ पर उसने वांगलिन के लिए काफी कुछ किया था और वो वांगलिन को मास्टर कहते हुए कहता है कि प्लीज मुझे अपने साथ ले चलिए, आप बस हुक्म कीजिएगा, मैं आपके लिए हर मुमकिन चीज करूंगा। और वैसे भी मैं जिसे एक बार मास्टर कहूँ मैं मरते दम तक उनका साथ नहीं छोड़ता है। वांगलिन भी इस पे ट्रस्ट करता है क्योंकि इसने सच में शूली क्यू से तो काफी ज्यादा काम किया है इसके लिए। अब यहाँ पे जो दाउड स्पिरिट था वो भी वांगलिन को जाते हुए देखता है और जाते हुए वांगलिन उसके लिए जो भी उस पे हमला कर रहे थे और रेसिस्ट करने की कोशिश कर रहे थे उन्हें बस पलक झपकते ही निपटा देता है। अब यहाँ पे इनके बीच थोड़ी बातचीत होती है और वांगलिन बस इतना बताता है कि फिलहाल के लिए मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा क्योंकि मुझे कुछ काम है उन्हें निपटाने हैं, लेकिन आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। अब यहाँ पे जो दाउड स्पिरिट था वो भी वांगलिन का शुक्रिया अदा करता है और अब दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। इस दौरान वांगलिन यहाँ से दूर एक दूसरे प्लेनेट पे पहुंच जाता है और कहानी हमें 1 महीने बाद की दिखाई जाती है जहाँ पे हम वांगलिन को देखते हैं जो कि अब एक नॉर्मल पर्सन की तरह एक मॉडल प्लेनेट पे मौजूद था। और इस दौरान यहाँ पर इसने लगभग अपने 6 से ज्यादा ड्रैगन्स की जो एनर्जी थी उन्हें पूरी तरीके से उसने डिवोर कर लिया था, यानी कि अपने उसी एंशिएंट थंडर ड्रैगन के द्वारा जो कि इसके सोल में मौजूद है। यहाँ पे सब कुछ अच्छे से गुजर रहा था। वांगलिन भी जानता है कि बस एक और ड्रैगन और फिर मेरा काम हो जाएगा। अब यहाँ पे वांगलिन काफी सारे लोगों से फेमिलियर हो चुका था। यहाँ पे वो 2 कपल्स को भी जानता है जो कि सेलेस्टियल कपल्स की तरह ही आपस में रहते थे और बेसिकली इस प्लेनेट में सबसे ज्यादा पावरफुल उन्हें ही जैसे माना जाता है। इस दौरान जब वो लोग एक बंदे से बात कर रहे थे जो कि इनका एल्डर होगा लेकिन वो फिलहाल के लिए इस प्लेनेट से बाहर रहता है, तो यहाँ पर वांगलिन इनकी बातें सुन लेता है जहाँ पे इन्हें पता चलता है कि असल में एक ऐसा मिस्टीरियस सा कल्टीवेटर है जो कि यहाँ पे आ चुका है और इसने पूरे के पूरे स्कैटर्ड थंडर क्लैन को रातों रात निस्तनाबूद कर दिया। और तो और उनका जो लीडर था जिसे कि कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता था वो भी मारा जा चुका है और अब जो हमारे सोवरेन काउंसिल के लोग हैं वो लोग उसी की तलाश में लगे हुए हैं और अब तो उसे मारने के लिए काफी सारे एक्सपर्ट्स को भी छोड़ दिया गया है। और वो जो लड़का था जो कोई भी है उसने सिर्फ स्कैटर्ड थंडर क्लैन और उसके लीडर को ही तबाह नहीं किया बल्कि उन्होंने
ने उसका सालों पुराना ट्रेजर भी उसे भी चुरा लिया है, तो मामले को हम ऐसे जाने नहीं दे सकते। वांगलिन ये सुन के समझ आता है कि यार अब तो मुझे यहाँ से निकलना ही होगा और जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा और मेरे जो थंडर एसेंस है ये अभी भी इनकम्प्लीट है। अब वांगलिन यहाँ पे वापस से उसी प्रोसेस में लग जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 दिन के अंदर अंदर वांगलिन ने फाइनली कम्प्लीटली सारे थंडर ड्रैगन्स के सोल्स को अपने अंदर समा लिया था। लेकिन जब बात इटर्नल लाइटनिंग की आती है जो कि अपने अंदर अपनी कॉन्शियसनेस को रखता है, तो वो यहाँ पे वांगलिन के सामने लगातार रेजिस्ट करता है। लेकिन वांगलिन का जो ओरिजिन सोल है वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था, यानी कि जिसके अंदर एंशिएंट थंडर ड्रैगन की पावर है वो भी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी, तो वो इसके ऊपर डोमिनेट कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ सोवरेन काउंसिल के जो एक्सपर्ट्स थे ये भी मैदान में उतर जाते हैं। ये लोग इस प्लेनेट को भी बहुत ही अच्छे से सर्च करते हैं। लिटरली ये लोग तो पास्ट में भी झांकने लगते हैं, लेकिन फिर भी वांगलिन की टेक्निक की मदद से इन्हें यहाँ पे कुछ खास पता नहीं चलता। बेसिकली वांगलिन ने टाइम स्पेल का यूज करते हुए अपने घर के आसपास के टाइमलाइन को बिल्कुल चेंज कर लिया था, जिसके चलते जो भी इसे देखता उसे यही लगता कि जैसे यहाँ पर एक नॉर्मल सा कोई बंदा रहता है और अपने इसी टाइमलाइन के अंदर वो यहाँ पे अपनी पुरानी इमेज को शो कराता है। जब वांगलिन ठीक ठाक लेवल पे स्ट्रॉन्ग हुआ करता था, यानी कि जब वो एक्सटर्नल लेवल पे भी नहीं पहुंचा था, जिसके चलते कोई भी डिटेक्ट नहीं कर पाता और वांगलिन का ये जो प्रोसेस है ये स्मूथली चलता रहता है। एंड देन फाइनली अगली सुबह हम देखते हैं कि वांगलिन ने उस इटर्नल लाइट को भी अपने साथ मर्ज कर लिया था। इस दौरान यहाँ का मौसम तेजी से गड़गड़ाना शुरू कर देता है। वांगलिन की आंखों में बिजलियां चमक रही थी और वांगलिन को इससे जो इटर्नल लाइटनिंग है इसकी मेमोरी के कुछ छोटे से अंश दिखाई देते हैं, और वो क्या है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे। सो होमीज हमारा आज का ये एपिसोड तो यहीं पे एंड होता है, बट गाइस अगर तुम्हें रेनेगेड इमॉर्टल पसंद है तो तुम्हें बियॉन्ड द टाइम गेज भी बहुत पसंद आएगा, जैसे कि हमने हमारे फेसबुक चैनल पे अपलोड कर दिया है, जाके वहाँ पे भी सपोर्ट दिखाओ और सीरीज बहुत कमाल की है। और तो और ये हमारे द रेनेगेड इमॉर्टल की टाइमलाइन से जुड़ी हुई है, तो जाके उसे चेकआउट जरूर कर लेना। वैसे भी नॉवल बहुत ही जल्द एंड होने वाला है, तो उसके बाद उसी की बारी है, तो जाके चेकआउट कर लेना और पेज को फॉलो भी कर लेना, जिसका कि लिंक तुम्हें कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा। सो होमीज नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक एम रखते हैं 3 के लाइक्स और 300 कमेंट्स, और जितनी जल्दी तुम ये टारगेट पूरा कर दोगे उतनी जल्दी नेक्स्ट वीडियो तुम्हें देखने को मिल जाएगी। और नेक्स्ट चैप्टर में तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि वांगलिन कुछ ऐसा करेगा जिसकी तुम्हें उम्मीद भी नहीं थी। अब मैं तुम्हें ज्यादा स्पॉइल नहीं करना चाहती, तो बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।